कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 25। अरे शुभ शुभ बोलो बेटा, ऐसा मत बोलो, रुद्र की माँ ने कहा। सॉरी आंटी जी, पीयूष ने कहा। आज कौन सा दिन है? आयशा ने कहा। शनिवार, समीर ने कहा। स्वाति अंदर जा और अंदर से सरसों का तेल लेकर आ, आयशा ने कहा। जी माँ, अभी लेके आई। सरसों का तेल? पर इससे क्या करेगी? रुद्र की चाची इससे क्या करेगी? पीयूष ने धीरे से समीर के कान में कहा। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है आज हम लोग कोई नया जादू टोना सीखने वाले हैं, समीर ने कहा। हाँ यार, मुझे भी यही लगता है, पीयूष ने कहा। स्वाति एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेकर आती है। ये लो माँ, स्वाति कहती है। आयशा वो कटोरी अपने हाथ में लेती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सभी लोग रुद्र की चाची के पीछे जाने लगते हैं। ये रुद्र की चाची करने क्या वाली? अनन्या ने धीरे से कहा। पता नहीं यार, तन्वी ने धीरे से जवाब दिया। आयशा धीरे धीरे सरसों के तेल से दरवाजे पर एक लकीर बना देती है। अरे ये रुद्र की चाची क्या कर रही है? पागल, ये सुरक्षा रेखा बना रही है, अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा। सुरक्षा रेखा मतलब? समीर ने कहा। सुरक्षा रेखा मतलब जैसे लक्ष्मण रेखा होती है, वैसे ही ये सुरक्षा रेखा होती है। और वो सरसों के तेल से घर की दहलीज पर वो सुरक्षा रेखा बनाई जाती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकती, अर्जुन ने कहा। सच में ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, पुराने ज़माने में बहुत से लोग अपने घरों के आगे ये सब किया करते थे। अच्छा, पर इसमें सरसों का तेल का ही यूज करना ज़रूरी है क्या? अनन्या ने पूछा। आयशा हवेली के दोनों दरवाजे पर सरसों के तेल से लकीर खींच देती है। माखनलाल 3-4 हवलदारों के साथ गोंदिया के गणेश मंदिर के पास था। माखनलाल अपने साथियों के साथ गणेश मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों के पास जाता है। वहाँ पर 3-4 भिखारी बैठे हुए थे, जिनमें से किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी का पैर और किसी की आंखें। माखनलाल एक टूटे हुए हाथ वाले भिखारी से फोटो दिखाते हुए कहता है। इस भिखारी को कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, हमने तो इस भिखारी को कहीं पर भी नहीं देखा। कुछ दान दक्षिणा देनी है क्या इसे? अरे नहीं रे साहब, क्यों गरीब के पेट पर लात मारते हो? हमें ही दे दो ना जो उसे दान दक्षिणा देनी होती। भगवान की कसम, जितनी दुआ वो नहीं देगा आपको, उससे ज़्यादा हम देंगे। अरे कैसे हो रहे तुम लोग? जिस भगवान के आगे बैठकर भीख मांगते हो, उसी भगवान की कसम खाते हो तुम लोग पैसों के लिए। साहब अब क्या करें, हमारी यही रोजी रोटी है। अगर ये भिखारी जिंदा होता तो इसे हवालात में बंद करते, अब इसकी जगह तुम्हें बंद करे क्या? अरे नहीं नहीं साहब, गलती हो गई, भिखारी ने घबराते हुए कहा। चल ये सब छोड़, अब तू ये बता कि इससे पहले कभी देखा है क्या इसे तूने? नहीं साहब, इसे तो हमने कभी भी नहीं देखा, और ये भिखारी तो हमारे एरिया का लगता भी नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया के लोगों के तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो खराब होता ही है, और ये तो बूढ़ा लगता है, ये यहाँ का तो हो ही नहीं सकता। चल ठीक है। माखनलाल हर गोंदिया के मंदिर मस्जिद पर उसकी फ़ोटो लेकर घूम रहा था, ताकि उसको उसके बारे में कुछ पता चल सके। बहुत घूमने के बाद माखनलाल थक जाता है और थक कर ये गंदे की जूस की दुकान पर रुक जाता है। अरे एक 4 गिलास गन्ने का जूस बनाना, माखनलाल ने गन्ने वाले से कहा। अरे यार, ये हमारे साहब भी ना बड़े अजीब हैं, उन्हें पता नहीं है हमारे देश में जितने स्कूल और कॉलेज नहीं है, उससे कई ज़्यादा मंदिर और मस्जिद हैं। अब कहाँ कहाँ ढूंढे इस भिखारी को, माखनलाल ने कहा। मुझे क्या लगता है माखनलाल जी कि इसकी लाश बलमा टोला के तालाब में मिली है, तो ये कहीं ना कहीं दास गांव या देवरी का कहीं का होगा, एक पुलिस वाले ने कहा। हाँ ये हो सकता है साहब, गन्ने का रस, दुकानदार ने गन्ने का रस देते हुए कहा। माखनलाल गन्ने का जूस उठाते हुए कहता है, तुम एक काम करो, पहले देवरी ले लो, उसके बाद कहीं दास गांव में पता करेंगे। शाम के 5 बजे अनन्या, पीयूष और तन्वी सब छत पर बैठे बातें कर रहे थे। यार तुम्हें क्या लगता है, क्या इस गांव में सच में कोई आत्मा है? पीयूष ने कहा। यार मुझे तो लगता है इस गांव में सभी लोगों को मानसिक बीमारी है, समीर ने कहा। हाँ यार, मुझे भी यही लगता है, पर कुछ अजीब तो है इस गांव में, देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, अनन्या ने कहा। यार ये सब तो इत्तेफाक हो सकता है ना, समीर ने कहा। हाँ पर इतना इत्तेफाक, पहले गौरी का मंडप से गायब हो जाना, फिर उसके पते पर उसका घर नहीं मिलना, बल्कि 6 नींबू मिलना, और उस भिखारी का कैमरा चुराना, कैमरे की फ़ोटो डिलीट करके कैमरा में वापस करना, वो भी मेघ के दरवाजे पर, और फिर उस भिखारी की अजीब तरीके से उस जंगल के तालाब में मौत। यार उस तालाब में तो मुझे भी लगता है कुछ है, उस दिन हम लोग नहाने गए थे तो किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था, पीयूष ने कहा। लेफ्ट पकड़ा था या राइट?" अनन्या ने धीरे से कहा। पीयूष सोचते हुए कहा,
लेफ्ट पकड़ा था शायद। तो फिर उसे लेग पीस जरूर पसंद होगा, अनन्या ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना अनन्या, हर वक्त मजाक सोचता है तुम्हें, पीयूष ने चिढ़ते हुए कहा। यार ये सब छोड़ो, तुम्हें नहीं लगता रुद्र और अर्जुन को बाजार गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, सब्जी लेकर अभी तक नहीं आए? समीर ने कहा। हाँ यार मुझे भी लगता है, पर क्या करें, लगता है वो गप्पे लड़ा रहे होंगे या फिर बाजार में लड़कियां ताक रहे होंगे, अनन्या ने कहा। वैसे तन्वी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, नीचे बैठी है रुद्र की माँ के पास। इसका सही है, अभी से सासू माँ को इम्प्रेस करने में लगी हुई है। यदि गोरी नहीं मिली तो इसी को दुल्हन बनाना है रुद्र की। पीयूष की बात सुनकर समीर और अनन्या भी हंसने लगते हैं। संतोष अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था। वो सोचते सोचते इतना खो गया कि उसको पता भी नहीं चला कि कब आयशा उसके पास आई और पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। स्वाति के पापा पानी, संतोष को पानी का गिलास देते हुए आयशा ने कहा। आयशा तुम्हें ना उस रुद्र और रुद्र के दोस्तों के सामने वो सोनोग्राफी वाली बात नहीं करनी थी, बल्कि वो बात कर सच्चाई बता सकती थी। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, संतोष ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। पर स्वाति के पापा, उनको एक ना एक दिन तो ये बात पता ही चलनी थी ना। हाँ पर वर क्या स्वाति के पापा, अपने लड़के को पाने के लिए कितने पाप किए हैं, तो एक ना एक दिन तो ये सब सबको पता चलना ही है। संतोष आयशा की बात सुनकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप पानी पीने लगता है। अभी तो बहुत से राह से पर्दा उठना बाकी है। स्वाति के पापा, इस हवेली के लोगों ने क्या क्या पाप किए हैं और उनकी पीढ़ी को अब ये सब भुगतना पड़ रहा है, और अब उन्हें भी तो पता चलेगा ना एक ना एक दिन। हाँ तब की तब देखी जाएगी, पर तुम अभी अपना मुंह बंद रख, समझी? हाँ आप मेरा तो मुंह बंद करवा सकते हैं, पर उस चुड़ैल का क्या जो भटक रही है, हाँ उसका तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा, संतोष ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। रुद्र की माँ के कमरे में रुद्र की माँ और तन्वी एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे। तभी रुद्र की माँ कहती हैं, अरे तन्वी बेटा, मेरा ना दवाई खाने का वक्त हो गया है, तुम देखो ना रुद्र को दवाई लेके आ गया होगा, देखो अलमारी में पड़ी होगी, क्या तुम ला दोगी? तब तक मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। जी आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। तन्वी सीढ़ी चढ़कर रुद्र की रूम की तरफ जाने लगती है। जब वो रुद्र के कमरे में पहुँचती है तो वो देखती है कि रुद्र के कमरे में कोई नहीं था। तो वो रुद्र के टेबल के पास जाती हैं और उसी टेबल के नीचे उस गले में तन्वी दवाई ढूंढने लगती हैं। उस गले में कुछ पेन और डायरी रखी हुई थी। वो उन्हें ऊपर नीचे हटाती हैं और कुछ ही देर में वो दवाई मिल जाती है। वो जैसे ही दवाई हटाती हैं उसके नीचे एक फ़ोटो मिलती है। तन्वी वो फ़ोटो उठाती हैं। वो फ़ोटो खुद उसकी थी। जब वो सेकेंड ईयर में थी तो रुद्र ने अपने मोबाइल से खींची थी और उस फ़ोटो पर धूल जमी हुई थी। वो फ़ोटो भोपाल के एक लेक वियर की थी। पीछे एक बड़ा सा तालाब था और सूरज डूब रहा था। बड़े तालाब के एक बीचों बीच एक मजार है जो इस फोटो में साफ साफ नजर आ रहा था। उस फोटो को देखते देखते तन्वी अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। जब वो कॉलेज के दिनों में अक्सर भोपाल के लेक व्यू घूमने जाया करते थे। भोपाल के लेक व्यू में अक्सर वेलकम टू लेक सिटी के नीचे वहाँ पर अक्सर कपल बैठा करते थे। वहाँ पर आप किसी भी वक्त चले जाओ, वहाँ पर आपको कपल बैठे मिलेंगे। भोपाल के उस बड़े तालाब को देखते देखते लोग अपना गम भूल जाया करते थे और खुद अपने ख्वाबों के साथ पानी में बहने लगते थे। क्या कर रहे हो रुद्र, और कितनी फ़ोटो खींचोगे? तन्वी ने अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। जब तक कि मेरा मन नहीं भरता, रुद्र ने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हुए कहा। अच्छा, यह तुम्हारा मन कब तक भरेगा? पता नहीं, जब तक मोबाइल की मेमोरी नहीं भर जाती, रुद्र ने हंसते हुए कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ इतना अच्छा मौसम है, सनसेट हो रहा है और वो देखो सूरज की लालिमा पानी पर पड़ रही है, और तुम नेचर की फ़ोटो छोड़कर मेरी फ़ोटो खींचने में क्यों लगे हो? क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही मेरा नेचर हो। अच्छा जी, तन्वी ने प्यार से कहा। जी, तुम तो मेरी ऐसी फ़ोटो खींच रहे हो जैसे मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। अगर कभी हो गई तो? पागल हो रहे हो क्या रुद्र? मैं हर वक्त तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तन्वी, तुम शायद भूल रही हो कि परछाई भी अंधेरे में गायब हो जाती है, और जब इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अंधेरे में ही रहती है, क्योंकि अंधेरे में ही उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। तुम ना रुद्र कोई ना कोई लॉजिक ढूंढ ही लेते हो मेरी बात को काटने का। वैसे रुद्र, तुम मेरी इतनी सारी फ़ोटो खींच कर क्या करोगे? मेरी इतनी सारी फ़ोटो का घर बनाओगे क्या? घर तो नहीं, पर तुझे अपने दिल में ज़रूर बसाऊंगा। पर मैं तो तुम्हारे पहले ही दिल में बसी हूँ ना बेवकूफ़। हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यादों को भी अपने दिल में बसाना चाहता हूँ।
जब तुम मेरे साथ नहीं रहा करोगी तब मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखकर अपनी यादों को ताज़ा कर लिया करूँगा। और तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी? पता नहीं, ऐसे ही। पर आजकल की दुनिया में सच्चा प्यार मिलता किसे है? जब द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण को राधा नहीं मिली थी तो मैं क्या चीज़ हूँ? और तुम किस गारंटी पर कह सकती हो कि तुम मुझे मिलोगी? मैं इस गारंटी पर कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक डायन हूँ और डायन जिसे चाहे उसे पा सकती है। तन्वी ने गंभीर होते हुए कहा। तुम सच में डायन हो क्या तन्वी? रुद्र ने धीरे से कहा। हाँ रुद्र, तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं, मैंने तुम्हें प्यार के जादू में बांध कर रखा है और जिस दिन ये जादू खत्म हो जाएगा तुम मेरे से दूर हो जाओगे और मेरे से नफरत करने लगोगे। तन्वी ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे हमेशा अपने प्यार के जादू में बांधे रखना, क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे प्यार के जादू में बंधा रहना चाहता हूँ और तुझसे मैं कभी नफरत नहीं कर सकता। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।